हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, क्योंकि आपको पता है इस बार छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे, तो कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बन जाए कोई पता नहीं है। ठीक है, तो क्लास 12th की हिस्ट्री राजस्थान बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली डेडिकेटेड है। और यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन, एक एक नंबर दो दो नंबर के क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। तो अपनी जो बुक 3 है उसका पहला ही चैप्टर है, या फिर हम कह सकते हैं चैप्टर 10 कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड, इसके हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो कॉलोनियलिज्म आप समझ सकते हो, जब अंग्रेज भारत में आ चुके थे और भारत में आके धीरे धीरे उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी 1757 में जो बैटल हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, फिर इसके बाद एक बैटल हुआ था 1764 में जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। इसके बाद इन्होंने बंगाल में अपनी नींव जमा दी थी और फिर बंगाल में इन्होंने धीरे धीरे करके पॉलिटिकल कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। फिर यहाँ पे बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज भी अपनाई और फिर इन सब चीज़ों का हमारे कंट्री साइड मतलब रूरल लाइफ पर, रूरल एरिया में रहने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस की गई हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इस चैप्टर में हम मोस्टली बात करेंगे किसकी, एक तो हम अंग्रेजों की बात करेंगे, कहाँ पर स्पेशली बंगाल वाले एरिया की हम बात करेंगे, वहाँ पर ज़्यादा इसमें दे रखा है। और साथ के साथ में अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी उनका हमारे लाइफ पर, हमारे देसी ज़िंदगी पर, गांव में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी पर, शहरों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस की गई। खैर, हम क्वेश्चन देखते हैं पहला, व्हेन डिड परमानेंट सेटलमेंट केम इनटू ऑपरेशन। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया गया है कि परमानेंट सेटलमेंट कब आया था। तो देखो, परमानेंट सेटलमेंट एक प्रकार का सिस्टम है, टैक्स कलेक्ट करने का सिस्टम है। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट आया था आपका 1793 में आया था, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी इसको लेकर आई थी। व्हाट वाज बीइंग ऑक्शन इन द बर्धमान इन 1797। देखो, बर्धमान एक जगह है बंगाल में, तो यहाँ पर क्या ऑक्शन हो रहा था, ऑक्शन मतलब किस चीज़ की मतलब नीलामी की जा रही थी, तो स्टेट की नीलामी की जा रही थी। व्हाट डू यू मीन बाई कचहरीज। कचहरीज का नाम तो आपने सुना ही होगा, कचहरी मतलब कोर्ट को हम क्या बोलते हैं, कचहरी बोलते हैं। वाई कुडंट रैयत्स पे ड्यूज टू दी जमींदार्स। तो रैयत जमींदार को टैक्स क्यों नहीं दे पा रहे थे, इसका क्या रीजन है। रैयत मतलब जो पीजेंट्स होते थे उनको हम क्या बोलते हैं, रैयत। तो टैक्स ना देने के कारण एक तो हार्वेस्टिंग अच्छी नहीं हो रही थी, खराब हार्वेस्ट थी, साथ के साथ में जो भी हार्वेस्टिंग हो रही थी उसके प्राइसेस बहुत लो थे, इसलिए टैक्स नहीं पे किए जा रहे थे जमींदार को रैयत के द्वारा। रिच रैयत को क्या कहते थे, तो रिच रैयत को कहते थे जोतदार। से ध्यान रखना, जो बड़े बड़े रैयत होते थे, पैसे वाले रैयत होते थे, उनको जोतदार कहा जाता था। व्हेन वाज द फिफ्थ रिपोर्ट सबमिटेड। फिफ्थ रिपोर्ट कब आई थी, तो फिफ्थ रिपोर्ट आई थी 1813 में, फिफ्थ रिपोर्ट आई थी, ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था जब परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ये है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल। तो बंगाल में जब परमानेंट सेटलमेंट, जो एक टैक्स कलेक्ट करने का सिस्टम है, एक लैंड रेवेन्यू का सिस्टम है, ये लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने का सिस्टम है, तो उस समय पर बंगाल के गवर्नर जनरल बंगाल कौन थे, तो वो थे चार्ल्स कॉर्नवालिस। अब दूसरा क्वेश्चन यहीं पर है, ये चार्ल्स कॉर्नवालिस वही है जो, ध्यान रखना, अमेरिका के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या थे, कमांडर थे ब्रिटिशर्स के। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द कमांडर ऑफ ब्रिटिशर्स एट द टाइम ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखो, अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, तो वहाँ पर ये चार्ल्स कॉर्नवालिस गए थे और हार के भी आए थे, और इनको यहाँ पर क्या बना दिया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था। हु वाज द राजा ऑफ बर्धमान व्हेन परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो जब बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था तो यहाँ का राजा कौन था, तो तेज चंद थे यहाँ के, ध्यान रखना। द ब्रिटिश मेड द सेटलमेंट विद द राजाज एंड तालुकदार्स ऑफ द बंगाल एंड क्लासिफाइंग देम एज। तो देखो, अंग्रेजों ने क्या किया था, जो यहाँ के बंगाल के राजा थे, तालुकदार थे, उनके साथ सेटलमेंट किया, उनके बाद उनके साथ एक समझौता किया कि ठीक है भाई, आप टैक्स कलेक्ट करो और टैक्स कलेक्ट करके हमको दो, फिर हम कुछ हिस्सा हम आपको देंगे और बाकी हम रख लेंगे। तो इन राजाज को, तालुकदार को अंग्रेजों ने क्या नाम दिया, इनको नाम दिया जमींदार। जमींदार मतलब अब ये वही व्यक्ति हैं जो अब टैक्स कलेक्ट करेंगे, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और अंग्रेजों को उसको पहुँचाएंगे। इज दी, यहाँ पर डैश लगा दे रहे, इज द पर्सन हु विल्ड्स दी लाठी और स्टिक। तो देखो, ऐसे लोग जिनके पास लाठी हुआ करती थी, लाठी की पावर हुआ करती थी, उनको क्या बोलते थे, लठियाल बोलते थे, लठियाल, लठ वाले, है ना। वेयर डिड दी रिवोल्ट स्टार्टेड इन डेक्कन। डेक्कन आपको पता ही है, डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन में रिवोल्ट कहाँ पर स्टार्ट हुई थी, तो जगह का नाम दे रखा है सूपा, सूपा में रिवोल्ट स्टार्ट हुई थी। हु लिव्ड इन दी राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स में कौन रहता था, तो पहाड़ियाज, पहाड़िया जो लोग थे ये राजमहल हिल्स में रहते थे। व्हाट वर दी ऑक्यूपेशन ऑफ द पहाड़ियाज। तो पहाड़िया जो होते थे लोग, जो कि राजमहल हिल्स में रहते थे, तो इनका क्या रोजी रोटी का सिस्टम था, कैसे मतलब कमाई करते थे, कैसे अपना जीवन यापन करते थे। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, फूड गैदरिंग करते थे, चारकोल प्रोड्यूस करते थे, सिल्क वॉल्म की रियरिंग करते थे। तो ये काम करते थे हमारे पहाड़िया जो कि राजमहल हिल्स में रहते थे। सनसेट लॉ क्या था,
तो देखो अंग्रेजों ने क्या किया था, जब ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम लेकर आए थे तो इन्होंने जब भी किसी भी जमींदार से मतलब ये पैक्ट साइन किया था कि देखो भाई हम आपको इतने इतने रुपए हमें इतने इतनी डेट तक आपको कलेक्ट करके देने, अगर नहीं दिए तो आप मतलब आप पर क्या लग जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी, या हो सकता है आपकी ज़मींदारी नीलाम कर दी जाएगी। तो सनसेट लॉ उसी से रिलेटेड था। तो पहली बात तो सनसेट लॉ जो है इसको रिलीज किया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। और सनसेट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई ज़मींदार किसी पर्टिकुलर डेट पर, किसी पर्टिकुलर डेट को सनसेट होने से पहले अगर पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसकी ज़मींदारी को ऑक्शन किया जा सकता है। ये है सनसेट लॉ, ठीक है। मतलब ज़मींदारी चल जाएगी अगर किसी पर्टिकुलर डेट की सनसेट होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले अगर आपने पैसा नहीं जमा कराया अंग्रेजों को, जो भी कलेक्ट किया गया है, तो आपकी ज़मींदारी को नीलाम कर दिया जाएगा। वाई वाज द रिपोर्ट वाज रेफर टू एज फिफ्थ रिपोर्ट। देखो फिफ्थ रिपोर्ट को फिफ्थ रिपोर्ट क्यों कहते हैं? तो पहली बात तो ये फिफ्थ रिपोर्ट जो थी ये थी पहली बात तो किससे संबंधित, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी एक्टिविटीज हुआ करती थी, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको सही कर लेना। तो ध्यान रखना जो फिफ्थ रिपोर्ट आई थी ये एक रिपोर्ट है, 5वें नंबर की रिपोर्ट है। किस पर रिपोर्ट आई थी ये? ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज और एडमिनिस्ट्रेशन पर रिपोर्ट आई थी, इसलिए इसको हम बोलते हैं फिफ्थ रिपोर्ट। हु वाज अमलाज? तो अमलाज कौन हुआ करते थे? तो अमलाज एक प्रकार से ऑफिसर हुआ करता था जमींदार का, जो गांव में जाता था जब रेंट कलेक्ट किया जाता था, और इन्हीं की मतलब देख रेख में रेंट कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। तो ये एक ऑफिसर है जमींदारों का जो कि गांव में जाता था लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के टाइम पर। व्हाट एक्शंस वर टेकन बाय द ब्रिटिश टू कंट्रोल रिवोल्ट इन डेक्कन? तो देखो दक्कन में जब रिवोल्ट हुई थी तो उस समय पर अंग्रेजों ने क्या क्या एक्शन लिए थे। तो पहली बात तो इन्होंने क्या किया था, गाँव वालों को, किसानों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, जो भी रिबेलियस थे, जो भी विद्रोही थे, उनको डराने के लिए एक तो पुलिस पोस्ट इस्टेब्लिश कर दी गांव में। दूसरा इन्होंने ट्रूप्स को बुला लिया, ट्रूप्स मतलब सैनिक टुकड़ी को बुला लिया, सैनिकों को बुला लिया, और लगभग 951 लोगों को इन्होंने अरेस्ट कर लिया, जो भी मतलब दोषी पाए गए थे। उनमें से कई सारे तो दोषी भी पाए गए थे, ठीक है। तो ये एक्शन लिए गए थे डेक्कन में अंग्रेजों के द्वारा। तो यहाँ पर 18 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। ऐसे ही ये ऐसे समझ लो पार्ट बने। तो जितने भी आपने चैप्टर हैं, आई विल ट्राई टू अपलोड ईच एंड एवरी चैप्टर्स स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस सो दैट यहाँ पर आपके मार्क्स ना कटें, ठीक है। तो एक बार मेरी तरफ से आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मन लगा के अपनी पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें, और होप नहीं हारनी है, बस कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होने देना है, अपनी मन लगा के तैयारी करो। ऑल दी वेरी बेस्ट।